हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है भाई। तो नया टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है रेग्रेशन और स्टैटिस्टिक्स के लिए ये लास्ट टॉपिक रहेगा स्टैट्स में, और स्टैटिस्टिक्स खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम स्टैटिस्टिक्स के स्कैनर को जाएंगे, स्कैनर करेंगे। स्कैनर से हमारा थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। बाकी मैं सारे क्वेश्चन तो करा चुका हूँ। हमारे पेपर के अंदर कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हमारे पेपर के अंदर क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो पूछे जाएगा भाई। ये सबसे पहले आपको प्रेफरेंस देनी है स्टडी मटेरियल में। अगर आपका स्टडी मटेरियल अच्छे से क्लियर होता है फिर आपको स्कैनर करना है। दो चीज कर लेते हो, आपके 90 स्कोर कर जाते हैं फेस टू फेस बैच में। मैं ये दो चीज ही कराता हूँ, स्कैनर कराता हूँ और एक स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चन कराता हूँ। तो बच्चे 90 प्लस नंबर ले आते हैं, बहुत आसानी से ले आते हैं। काफी स्टूडेंट के 99 भी लाते हैं, 95 भी लाते हैं, 90 भी लाते हैं, और कुछ स्टूडेंट होते हैं जो कम भी लेके आते हैं भाई। तो डिपेंड करता है उनकी पढ़ाई पर। ठीक है। बट पेपर के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है वो इंपॉर्टेंट चीज है कि आप पहले स्टडी मटेरियल को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, एक एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए, उसके सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है स्कैनर। स्कैनर भी मैं ही कराऊंगा आपको, मैं बताऊंगा कैसे स्कैनर जो मैंने पढ़ाया उसी में से आता है। ऐसा नहीं है कि बाहर से आता है, जो मैं पढ़ाता हूँ उसी में से आता है। ये मैं आपको दिखाऊंगा स्कैनर कराकर। तो आज के इस टॉपिक के अंदर, आज के इस लेक्चर के अंदर हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है रेग्रेशन। रेग्रेशन हमने स्टडी नोट चालू करा था, आपको याद हो तो, कोरिलेशन एंड रेग्रेशन। तो कोरिलेशन की मैंने क्लास पिछले एंड खत्म कर दी है, काफी हमने अच्छे से कंप्लीट लगा लिया, बहुत सारे क्वेश्चन करे हैं और स्कैनर भी बच गया है। स्कैनर को लास्ट में मैंने आपको कहा क्लास में कराएंगे। तो आज की क्लास का हेडिंग है रेग्रेशन। तो आप डालेंगे मेरे साथ रेग्रेशन दोस्तों। न्यू चैप्टर, चैप्टर का नाम है रेग्रेशन। R A G R E S I O N, रेग्रेशन। सर बहुत पेपर में पक्का आएगा इसका क्वेश्चन, पेपर में पक्का आने वाला है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता इसका क्वेश्चन, पेपर में आएगा दोस्तों। और काफी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, काफी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, काफी स्कोरिंग सब्जेक्ट है भाई। सब्जेक्ट कह रहा हूँ, काफी स्कोरिंग चैप्टर है सर। इसमें से पेपर में आता है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। मैंने कहा आज हमारी पहली क्लासेस की, और जब भी मैं आपको पहली क्लास पढ़ाता हूं तो मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि हमेशा हमारा जो फोकस होता है नॉलेज मेकिंग पे होना चाहिए। रेग्रेशन क्या होता है वो समझे। जैसे जब भी मैं आपको एक नया चैप्टर पढ़ाता हूं तो पहली क्लास हमेशा थ्योरी में लगाता हूं, और मैं यही कहता हूं कि हमेशा पहली क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पेपर एक्सपेक्ट से भी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि थ्योरी से ही एमसीक्यू वगैरह पूछा जाता है दोस्तों। पहली क्लास से हमें ये पता चलता है कि वो चैप्टर है क्या, क्यों बनाया गया है, क्या निकालने के लिए बनाया गया है। जैसे मैंने कोरिलेशन स्टार्ट करा तो मैंने आपको बताया था कि दो वेरिएबल के बीच में कितना रिलेशन है। हाई रिलेशन है, परफेक्ट रिलेशन है, मॉडरेट है, लो है, नो रिलेशन है। तो ये समझने के लिए हमने कोरिलेशन पढ़ा। कोरिलेशन में हमने क्या पढ़ा कि दो वेरिएबल के बीच में कितना रिलेशन होता है, कितना रिलेशन है। तो कोरिलेशन में हमने ये डिस्कस करा था कि दो वेरिएबल के बीच में कितना रिलेशन है। तो फिर रेग्रेशन क्या बताएगा हमें, तो इसके बारे में हम यहाँ पर लिखेंगे, इसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो थ्योरी की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ध्यान समझे, स्पीड से ना देखे, सिंपली थ्योरी क्लास को समझते हुए चलो दोस्तों। टाइम लगता है पर नॉलेज जहां पर मिल जाती है। हम कर रहे हैं सर प्रोफेशनल कोर्स, और प्रोफेशनल कोर्स में नॉलेज ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है एज कंपेयर टू प्रैक्टिकल। ठीक है सर। तो नॉलेज लेने की सोचो सर कि भाई रेग्रेशन क्यों पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से आज की क्लास में मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन देते हैं, इंट्रोडक्शन में लिखता हूं आपके लिए, ठीक है, फिर आप भी मेरे साथ लिखना। ये लो दोस्तों, सामने आपको दिख रहा है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स जो मैंने आपके लिए प्रिपेयर करा है। अब सबसे पहले मैं साइड हो रहा हूं और इधर वीडियो को पॉज करके उतारो, ठीक है। अब यहां पर वीडियो पॉज करके आपने उतारा पहला पॉइंट उतारना। फर्स्ट पॉइंट उतारने के बाद वीडियो पॉज कर दो, पहला पॉइंट उतार लो। उसको उतारने के बाद अब मैं आगे कर रहा हूं, और आगे करके अब दूसरा तीसरा पॉइंट भी उतार लो दोस्तों। तो ये पॉइंट पहले आप उतार लीजिए। उतारने के बाद मैं कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं आपको, और ऐसे समझाऊंगा कि लगेगा ही नहीं हम मैथ पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे समझ में आएगा, मजा आ जाएगा कंसेप्ट समझने के लिए। उतार लिया जी? हाँ जी सर। तो आपने उतार लिया है कॉन्सेप्ट। अब मैं बात कर रहा हूं डिटेल, एग्जाम्पल ऑफ रेग्रेशन। एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से मैं चीजों को शुरू करता हूं दोस्तों। सबसे पहले हम बात करने जाएंगे
एग्जाम्पल से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें समझेंगे। एग्जाम्पल शुरू होने से पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूं कि डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसे कहते हैं। तो एग्जाम्पल स्टार्ट होने से पहले मैं सबसे पहले आपको दिखा देना चाहता हूं कि डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसे कहते हैं, तभी आप समझ पाओगे कि भाई क्या है एक्चुअल में कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट ऑफ, सबसे पहले लिखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, कॉन्सेप्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल? इंडिपेंडेंट वेरिएबल सर बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जब तक ये कंसेप्ट आपको समझ नहीं आएगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, नहीं समझ पाओगे रेगुलेशन को। तो लाइटली नहीं लेंगे कि भाई हमें तो पता है, नॉर्मल है, है तो छोटा ही कंसेप्ट, तो इंपॉर्टेंट है। हम बात कर रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की। देखो दोस्तों, एक कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं, मान लेते हैं कि x प्लस वाई इक्वल टू 10। सिंपल से मैं समझाऊंगा आपको, बहुत ज्यादा टेक्निकल बात करनी नहीं, सिंपल, बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगा। मैंने कहा x प्लस वाई इक्वल टू 10। मैंने इधर बता दिया कि x क्या है, वेरिएबल है। x क्या है, वेरिएबल है, पता है तो आपको x क्या है, वेरिएबल। और y भी क्या है दोस्तों, y भी वेरिएबल है। x और y बोथ वेरिएबल है। अब x डिपेंडेंट वेरिएबल है या y डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है या y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसकी कॉन्सेप्ट को समझना है तो दोनों वेरिएबल, पर कौन सा इनमें से डिपेंडेंट है और कौन सा इसमें से इंडिपेंडेंट है, ये हमें डिस्कस करना है। ठीक है दोस्तों, अभी मैं आपको समझा रहा हूं कि अगर x की वैल्यू 5 होती, अगर x की वैल्यू 5 होती तो y कितना होता, ये बता दो। चलो सर बहुत ही सिंपल है, अगर s की, पहला केस, अगर s की वैल्यू 5 होती तो y कितना होता। मैं लिख देता हूं यहां पर, हिंदी में समझ में आएगा। अगर x की वैल्यू 5 होती तो y की वैल्यू कितनी होती, y की कितनी वैल्यू होती दोस्तों, मुझे बता दो। अगर s की वैल्यू 5 होती तो y की कितनी होती? तो सिंपल है, सिंपल क्या है, नॉर्मल भाई। अगर x प्लस वाई इक्वल टू 10 है, s की वैल्यू आप कह रहे हो कि 5 है, तो भाई y की वैल्यू क्या होगी? तो y इक्वल टू 10 माइनस 5, तो y की वैल्यू भी 5 हो जाएगी। अच्छा समझ में आ गया। अच्छा दूसरा केस, इफ अगर s की वैल्यू 8 होती, कुछ भी ले रहा हूं, s की वैल्यू 8 होती तो सर y कितना होता? तो मैं अब लिख देता हूं डायरेक्ट, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है तो y की वैल्यू होगी 10 माइनस 8, तो y इज इक्वल टू 2। अच्छा सर ये भी समझ में आ गया। एक तीसरा केस, इफ x की वैल्यू अगर 1 होती तो y कितना होता? तो x प्लस वाई इक्वल टू 10, तो y इज इक्वल टू 10 माइनस 1, तो y इक्वल टू 9, y 9 होता। आपको कुछ समझ में आया? नहीं आया? मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि मैं आपको समझा क्या रहा था। मैंने कहा कि भाई मैं s की वैल्यू कुछ भी डाल दे रहा हूं, मैं 1 डाल दे रहा हूं, कभी 8 डाला, कभी 5 डाला, कभी 1 डाला, कभी 2 डाल सकता हूं, कभी 3 डाल सकता हूं, कभी 4 डाल। क्या x की वैल्यू डालने में कोई बाउंडेशन है क्या दोस्तों? नहीं है, s की वैल्यू हम कोई भी डाल सकते हैं। अच्छा x की वैल्यू जब मुझे पता होगी तभी y निकल सकता है। मैंने क्या बोला? x की वैल्यू जब मुझे पता होगी तभी y कैलकुलेट हो सकता है, अगर x नहीं पता तो y भी नहीं आएगा। तो जो x है वो तो इंडिपेंडेंटली कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, x की वैल्यू कुछ भी डाल दो, अब x की वैल्यू 1 डाल दो, 2 डाल दो, 3 डाल दो, 4 डाल दो, 5 डाल दो, कुछ भी डाल दो। पर x की वैल्यू जब x की जगह पर जाएगी, x की वैल्यू जब x की जगह पर जाएगी तभी तो y आएगा। तो सर y डिपेंड हो रहा है x पर, तो y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल
और x इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि x की वैल्यू मैं कुछ भी पुट कर सकता हूं, बट y की वैल्यू मैं तभी आएगी जब x पुट होगा। तो y डिपेंड हो रहा है x पर। नहीं आया समझ? आ गया सर, आ गया। तो मैं यहां लिख देता हूं x जो हो है वो वेरिएबल तो है दोस्तों, पर वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। x कौन सा वेरिएबल है? डिपेंडेंट वेरिएबल। x डिपेंडेंट वेरिएबल है, बट जो सॉरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि x में कुछ भी पुट कर सकता हूं। अब तो अगर x की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर सकते हो, तो x की वैल्यू डालने पर जब भी y आएगा तो y डिपेंड है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। किस पर डिपेंडेंट है? किस पर? x पर। जब x की वैल्यू पुट होगी तभी तो y आएगा। तीनों केस में ये निकाला, डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन x। x पे डिपेंड है y, x की वैल्यू पुट करूंगा तो y आएगा। बट अगर मैं केसेस को ही उल्टा कर दूं, मैंने कहा केस नंबर 2, अब मैं कह रहा हूं इफ अगर y की वैल्यू 5 होती तो x कितना होता? अगर y की वैल्यू 5 होती, मैं लिख देता हूं, अगर y की वैल्यू 5 होती तो x की कितनी वैल्यू होती? तो x की कितनी वैल्यू होती? तो भाई अब y क्या हो गया? इंडिपेंडेंट, क्योंकि y की वैल्यू मैं कुछ भी डाल दे रहा हूं, तो y अब डिपेंड नहीं है। अब क्योंकि मैंने y की वैल्यू पहले बता दी, अब जब मैं y पुट करूंगा दोस्तों तभी तो x आएगा, तभी तो x आएगा। तो y की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 5 है, x मुझे निकालना है, तो x कब निकलेगा? जब y की वैल्यू पुट हो जाएगी, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। अब मुझे बताओ, अब मैंने चीजें उल्टा कर दी। अब मैंने कहा अब हियर y इस केस नंबर 2 में y हो गया इंडिपेंडेंट, क्योंकि y की वैल्यू मैं कुछ भी डाल सकता हूं, बट y की वैल्यू डालने पर x आएगा। y की वैल्यू जब डालूंगा तभी x आएगा। x इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, कुछ भी हो सकता है दोस्तों, दोनों आपस में डिपेंड और इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, बट डिपेंड करता है कि पहले आप किसकी वैल्यू पुट कर रहे हो। अगर आप y की वैल्यू पुट करते हो तो y इंडिपेंडेंट हो गया, उसकी वैल्यू तो कुछ भी डाल सकते हैं, तो y की वैल्यू डालने पर x आएगा, तो x हो गया डिपेंड ऑन y। ठीक है जी, तो इस केस के अंदर y क्या हो गया? इस केस के अंदर y हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। y की वैल्यू भी कुछ डाल सकते हो, पर जब y डालूंगा तभी x आएगा, तो x हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन y। इस केस में डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन y। पहले तो समझ में आया कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्या होता है। s की वैल्यू पुट करी तब y आया, तो s की वैल्यू पुट करने पर y आ रहा है, तो y डिपेंड हो गया x पर, x हो गया इंडिपेंडेंट। पर y की वैल्यू पुट करने पर x आ रहा है, तो x क्या हो गया? डिपेंडेंट। किस पर? y पर। और y क्या हो गया? इंडिपेंडेंट। बहुत सिंपल आया समझ में आपको? बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया। अब एक एग्जांपल लेते हैं रेग्रेशन का, और इससे भी अच्छा समझ में आएगा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल। देखो बहुत अच्छे से मैं थ्योरी को आपको डिस्कस करूंगा, क्योंकि एक ही पहली क्लास में थ्योरी डिस्कस करता हूं, उसके बाद तो भाई प्रैक्टिकल चालू हो जाते हैं, तो इसके लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट रहती है मेरे लिए बहुत ज्यादा। आपके लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है वो अलग मैटर करता है। मैंने कहा दोस्तों एडवर्टाइजमेंट कराता हूं मैं, मेरी कंपनी है एडवर्टाइजमेंट कराती है, ये ईयर है और ये सेल है दोस्तों। पहले साल में मेरी कंपनी ने 100 करोड़ की एडवर्टाइजमेंट कराई, तो इससे मेरी कंपनी की जो सेल हुई वो 500 करोड़ हो गई। समझ में आया ये? दूसरे साल मेरी कंपनी ने जो एडवर्टाइजमेंट कराई वो 90 करोड़ कराई, और इससे मेरी सेल क्या हो गई? 400 करोड़ हो गई। एडवर्टाइजमेंट अगर कम कराता हूं तो सेल भी कम होती है, एडवर्टाइजमेंट अगर बढ़ा देता हूं तो सेल भी बढ़ जाती है। द सेल बताओ इंडिपेंडेंट है या डिपेंड है किसी पर? यस, डिपेंडेंट वेरिएबल है। सेल क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। सेल डिपेंड है एडवर्टाइजमेंट में। अगर आप एडवर्टाइजमेंट ज्यादा कराओगे तो ज्यादा सेल होगी, अगर एडवर्टाइजमेंट कम कराते हो
तो कम सेल होगी। तो सेल इज डिपेंड ऑन एडवर्टाइजमेंट। तो सेल अगर डिपेंड है एडवर्टाइजमेंट पे तो सेल हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल और एडवर्टाइजमेंट हो गया इंडिपेंडेंट, क्योंकि वो मेरे पे है, मेरे हाथ में है कि मैं 100 करोड़ की कमाऊं, 90 की कमाऊं, 50 करोड़ की लगाऊं, एडवर्टाइजमेंट कराऊं। आ रहा है समझ में आपको? ये नहीं आ रहा? सर आ रहा है, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। अगर मैं तीसरी कंडीशन की बात करूं, 30 साल में मैं 95 करोड़ की सेल करता हूं तो मेरा 450 करोड़ की 95 करोड़ की एडवर्टाइजमेंट करता हूं तो 450 करोड़ की सेल हो जाती है। मतलब एडवर्टाइजमेंट कम करा रहा हूं तो सेल भी कम हो जा रही है, एडवर्टाइजमेंट बढ़ा रहा हूं तो सेल भी बढ़ जा रही है। चौथे साल में मैंने 80 करोड़ की सेल करी तो 300 करोड़ मेरी सेल हो, 80 करोड़ की एडवर्टाइजमेंट करी और सेल 300 करोड़ हो गई, सॉरी। पांचवें साल के अंदर मैंने 70 करोड़ की सेल करी और सेल हुई 70 करोड़ की एडवर्टाइजमेंट करी और सेल होगी 350 करोड़। छठे साल में, अब जरा ध्यान समझना, मुझे बताओ सेल किस पर डिपेंड है? मुझे बता दो दोस्तों सेल किस पर डिपेंड है? अगर मैं बात करूं तो सेल, अगर मैं बात करूं तो दोस्तों मैं नीचे लिख देता हूं पहला पॉइंट, सेल इज डिपेंड ऑन एडवर्टाइजमेंट। क्या बताओ सही बात है या नहीं? सेल किस पर डिपेंड है? एडवर्टाइजमेंट पे। तो अगर एडवर्टाइजमेंट ज्यादा कराऊंगा तो सेल भी बढ़ जाएगी, एडवर्टाइजमेंट कम कराता हूं तो सेल भी कम हो जाएगी। तो सेल इज डिपेंड ऑन एडवर्टाइजमेंट, देन वी से दैट सेल इज डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन एडवर्टाइजमेंट एंड एडवर्टाइजमेंट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट कराना मेरे हाथ में है, मैं जितनी मर्जी कराऊं, बट एडवर्टाइजमेंट जितनी ज्यादा कराऊंगा उतनी ज्यादा सेल होगी। तो सेल एडवर्टाइजमेंट में डिपेंड है, एडवर्टाइजमेंट मेरे हाथ में है। आ रहा समझ में? ठीक। तो सेल इज डिपेंड ऑन एडवर्टाइजमेंट। तो अगर दोस्तों मैं एडवर्टाइजमेंट को एक एक्स वेरिएबल से लेट करता हूं और सेल को वाई वेरिएबल से लेट करता हूं, तो मैंने कहा लेट एक्स बराबर एडवर्टाइजमेंट और y बराबर सेल, तो क्या मैं इस सिचुएशन में ये डाल सकता हूं कि सेल जो y है, सेल क्या है? सेल है y, है ना, इज डिपेंड ऑन x, एडवर्टाइजमेंट क्या है? x। तो y इज डिपेंड ऑन x को क्या माना था? एडवर्टाइजमेंट। सेल को क्या माना था? y। तो मैं मैथमेटिक्स की फॉर्म में अगर लिखूं तो y इज डिपेंड ऑन x, ठीक है। तो इधर मैं कह सकता हूं, और जब हम बात करते हैं y इज डिपेंड ऑन x तो हम इसको रेग्रेशन में कैसे बोलते हैं? देखो ध्यान सुनो, y इज डिपेंड ऑन x का मतलब क्या है कि y वेरिएबल तब आएगा जब x कुछ ना कुछ होगा। x एडवर्टाइजमेंट जब कराओगे तो y सेल आएगी तो सेल बढ़ेगी, एडवर्टाइजमेंट कम कराओगे सेल भी कम हो जाएगी, एडवर्टाइजमेंट बढ़ाओगे सेल बढ़ जाएगी। ध्यान सुनना, रेग्रेशन में इसको लिखते हैं y ऑन x। मुझे बता दो y ऑन x का मतलब क्या होता है? y ऑन x का मतलब क्या होगा मुझे बताओ? y वेरिएबल डिपेंड है किस पर? ऑन x। इसका मतलब क्या है? मैं लिख देता हूं, y वेरिएबल डिपेंड है ऑन किस पर? x वेरिएबल पर। x वेरिएबल पर आया बात समझ में? तो रेग्रेशन में y ऑन x का मतलब समझ में आया? एक छोटा सा मैंने हिंट आपसे डिस्कस कराया रेग्रेशन का, अभी मैंने रेग्रेशन का मतलब ही नहीं बताया। रेग्रेशन में डिपेंडेंट को लिखते कैसे ये बताया कि y ऑन x का मतलब क्या हुआ? y डिपेंड है x पर। x ऑन y का क्या मतलब हो गया? फिर x डिपेंड है y पर। आ रहा है समझ में? ठीक है, ठीक है दोस्तों। क्या मैं यहां पर लिख दूं सेल जो है जिसको हमने y माना था, ये क्या हो गया? डिपेंडेंट वेरिएबल। ऑन y जिसको एडवर्टाइजमेंट बोला था किस पे डिपेंड है? y पर, सॉरी x पर। x पर डिपेंड है दोस्तों। और एडवर्टाइजमेंट क्या है? x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो किस पर डिपेंड नहीं है, वो किस पे आता है? मैनेजमेंट पे। मैनेजमेंट कितना इंडिपेंडेंट, मैनेजमेंट के हाथ में है। मैनेजमेंट जितना एडवर्टाइजमेंट कराएगी सेल उस हिसाब से होगा जितनी एडवर्टाइजमेंट हुई। इंडिपेंडेंट वेरिएबल।
आई बात समझ में? तो रेग्रेशन चैप्टर के अंदर जब भी हम डिपेंडेंट की बात करते हैं तो कैसे लिखते हैं? अगर मैं कहा जेड डिपेंड है किसी ए वेरिएबल पे, तो जेड ऑन ए, समझ में आया? रेग्रेशन में कैसे लिखते हैं? हाँ जी सर, रेग्रेशन में आपको समझना, रेग्रेशन में ये लिखा होगा ये, तो इसका मतलब मैंने सबको समझा दिया कि y ऑन x का मतलब होता है y डिपेंड है x पर, तो x इंडिपेंडेंट है, x पहले से पता है हमें, तभी तो y निकलेगा, है ना? समझ में आ गया? अब हम बात करते हैं रेग्रेशन की, ध्यान सुनना। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मैंने कहा 100 करोड़ रुपए की सेल एडवर्टाइजमेंट करता हूं तो 500 करोड़ की सेल होती है। अगर 100 करोड़ से 90, अगले साल मैंने कितनी कमाई? 90 करोड़ की, तो 90 करोड़ की एडवर्टाइजमेंट करने से मेरी सेल भी कम हो गई, तो 90 करोड़ में 400 हो गई। फिर मैंने एडवर्टाइजमेंट को बढ़ा दिया, मेरी सेल भी बढ़ गई। एडवर्टाइजमेंट घटाने से मेरी सेल भी घट गई, और एडवर्टाइजमेंट फिर घटाने से फिर मेरी सेल घटी। पहली बात तो समझना, कोरिलेशन चैप्टर इसमें लगेगा। हमें रेग्रेशन हम तभी कर पाएंगे जब हम पहले कोरिलेशन चैप्टर अप्लाई कर दें। कोरिलेशन चैप्टर के अंदर हमने क्या बताया था आपको? हमने बताया था कोरिलेशन चैप्टर में हम ये देखते हैं कि दो वेरिएबल आपस में रिलेट करते हैं या नहीं करते। आप मुझे बताओ, एक्स एडवर्टाइजमेंट और सेल का एग्जांपल दिया था कोरिलेशन के अंदर, क्या वो आपस में रिलेट कर रहे थे? नहीं कर रहे थे? कर रहे थे दोस्तों। एडवर्टाइजमेंट और सेल आपस में रिलेट कर रहे थे, इनके बीच में को रिलेशन था, दोनों के बीच में को मतलब टुगेदर, रिलेशन मतलब कनेक्शन, इन दोनों वेरिएबल के बीच में रिलेशन था। जब किसी वेरिएबल के बीच में रिलेशन होता है तभी वहां पर रेग्रेशन लगता है, ध्यान समझो। अगर किसी दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन नहीं हुआ तो वहां रेग्रेशन लग ही नहीं सकता। ये बात मैं लिख देता हूं दूसरा पॉइंट में, दूसरे पॉइंट में ये बात लिखनी है, पर दूसरे पॉइंट अभी नहीं, दूसरे पॉइंट में मुझे कुछ और बताना है, दूसरे पॉइंट में जगह छोड़ूंगा, अभी लिखेंगे। तीसरा पॉइंट, अगर दो वेरिएबल के बीच में दो वेरिएबल के बीच में कोरिलेशन हुआ तभी वहां पर रेग्रेशन अप्लाई होगा। सर ये रेग्रेशन तो बता दो होता क्या है? मैं बताऊंगा, अभी रुक जाओ। मैंने आपको इतना समझाया कि रेग्रेशन चैप्टर तभी अप्लाई कर पाएंगे जब उस दो वेरिएबल में कोई ना कोई रिलेशन होगा। जब तक उस दो वेरिएबल में रिलेशन नहीं हुआ तो वहां रेग्रेशन लग ही नहीं सकता। आप अभी खुद कहोगे, मेरे से देखना। दूसरा चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर दो वेरिएबल के बीच में नो कोरिलेशन है, कोई भी कोरिलेशन नहीं है, मतलब नो कोरिलेशन, उन दोनों वेरिएबल के बीच में रिलेशन ही नहीं, कोई भी कोरिलेशन नहीं है, तो वहां रेग्रेशन अप्लाई नहीं हो सकता दोस्तों। तो वहां रेग्रेशन अप्लाई नहीं हो सकता। अगर दो वेरिएबल के बीच में कोरिलेशन हुआ तभी वहां पर रेग्रेशन है, अदरवाइज कोरिलेशन नहीं है तो रेग्रेशन नहीं है। आ जाओ, तो मुझे बताओ, जो मैंने आपको सिखाया ऊपर एक एग्जांपल में, क्या आप मुझे बता सकते हो कि एडवर्टाइजमेंट और सेल के अंदर कोई रिलेशन है? सर ये तो निकालना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ बेटा, ये निकालना पड़ेगा दोस्तों, ये है रिलेशन। दिख रहा है आपको साफ साफ, सेल बढ़ने पर एडवर्टाइजमेंट ज्यादा करने पर सेल बढ़ रही है, एडवर्टाइजमेंट कम करने में सेल घट रही है, तो कहीं ना कहीं सेल रिलेट कर रहा है एडवर्टाइजमेंट पे। दिख रहा है आपको? इसके लिए हम क्या कर देंगे, इसके लिए हम या तो हम स्कैटर डायग्राम बना लेंगे पॉइंट वाला, तो पता चल जाएगा। नहीं तो क्या करेंगे, फिर लगाएंगे, आर निकालेंगे। अगर आर कुछ ना कुछ आया, जीरो आ गया तो नो कोरिलेशन, जीरो से बड़ा है घटा आया तो कोरिलेशन है। आया समझ में आपको? तो अब ये मैं कह रहा हूं कि इनके बीच में कोरिलेशन है। अब जरा ध्यान सुनिए, कोरिलेशन है का मतलब क्या हुआ? कोरिलेशन है तो क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि दोनों बीच में आपस में रिलेट कर रहे हैं। अब जरा ध्यान सुनिए, मैं क्या कहना था। कंपनी आपसे पूछ रही है, कंपनी ने आपको अपने 5 साल का डाटा दिया है, सामने दिख रहा है आपको 5 साल का डाटा। कह रहा है पहले साल में हम 100 करोड़ की एडवर्टाइजमेंट कराते हैं तो 500 करोड़ की सेल हो जाती है, दूसरे साल में हम 90 करोड़ की एडवर्टाइजमेंट कराते हैं तो 400 करोड़ की सेल हो जाती है। ऐसे ऐसे करके जब हम एडवर्टाइजमेंट बढ़ा रहे हैं तो सेल इतनी हो रही है, घटा रहे हैं तो सेल इतनी हो रही है। आप मुझे ये बताओ, अगर मैं छठे साल में, ध्यान सुनना, अगर मैं छठे साल में
150 करोड़ की एडवर्टाइजमेंट करता हूं तो मेरी सेल कितनी होगी, ये मुझे एस्टिमेट करके बताओ, ऐसा कंपनी आपसे पूछ रही है। सर हम कैसे बताए? कंपनी आपसे क्या पूछे, समझ में आया? कंपनी बोल रही है छठे साल में अगर मैं 150 करोड़ की सेल करता हूं तो आप मुझे ये बता दो, सॉरी 150 करोड़ की एडवर्टाइजमेंट करता हूं तो आप मुझे बता दो उस 150 करोड़ की एडवर्टाइजमेंट करने से मेरी सेल कितनी होगी। अब आपको दोनों नहीं दे रखे, अब आपको एक वेरिएबल मिसिंग कर दिया और दूसरा वेरिएबल आपको बताया है। अगर सेल 150 करोड़ की होती है, अच्छा एडवर्टाइजमेंट अगर 150 करोड़ की कंपनी करती है तो कंपनी आपसे पूछ रही है कि मुझे बताओ कि सेल कितनी हो जाएगी। आया समझ में? जब हमें ये निकालना होता है तो हमें रेग्रेशन चैप्टर पढ़ना होता है दोस्तों। वाह मजा आ गया कसम से, मजा आ गया कसम से समझने में। अगर हमारे को कंपनी ये पूछे कि सर आप हमें बताओ, हमसे पूछ रही है कंपनी कि आप हमें बताओ कि अगर एडवर्टाइजमेंट 150 करोड़ की करूं तो सेल कितनी हो जाएगी, तो सेल एग्जैक्ट तो बता नहीं सकते, तो जो भी सेल होगी वो एस्टिमेट हम बताएंगे, हम अपना अनुमान लगाएंगे, हम प्रिडिक्ट करेंगे फ्यूचर की। फ्यूचर में होगी ना सेल, देखो एडवर्टाइजमेंट अभी यहां कराई तो सेल कब होगी, फ्यूचर में। तो फ्यूचर की प्रिडिक्शन, अनुमान आज लगाना, दैट इज कॉल्ड फोरकास्टिंग। फ्यूचर का प्रिडिक्शन, फ्यूचर में कितनी हो जाएगी सेल, इसका अनुमान जब हम आज इस साल करंट ईयर में लगाते हैं दैट इज कॉल्ड फोरकास्ट, फोरकास्टिंग कहते हैं। और जब हमें फोरकास्ट करना होता है किसी एक वेरिएबल के बेस्ड पर दूसरा वेरिएबल, वहीं पर अप्लाई होता है रेग्रेशन। दोस्तों रेग्रेशन बता देगा आपको कि आने वाले टाइम पर अगर 150 करोड़ की एडवर्टाइजमेंट कराओगे तो सेल कितनी होगी। यस, क्वेश्चन क्या आया, क्वेश्चन मैं लिखता हूं दोस्तों यहां पर फिफ्थ पॉइंट पर, फिफ्थ पॉइंट में क्वेश्चन लिखता हूं, अगर कंपनी 150 करोड़ की एडवर्टाइजमेंट करती है, अगर कंपनी 150 करोड़ की एडवर्टाइजमेंट करती है तो आप फोरकास्ट करो। फोरकास्ट मतलब क्या होता है कि फ्यूचर में कितनी होगी सेल, उसका अनुमान आज लगाना, दैट इज कॉल्ड फोरकास्ट। कि आप फोरकास्ट करो, एस्टिमेट करो, एस्टिमेट करो या प्रिडिक्ट करो, तीनों का मतलब एक ही है। एस्टिमेट करो या प्रिडिक्ट करो कि फ्यूचर में सेल कितनी होगी, फ्यूचर में सेल कितनी होगी। आ रही बात समझ में? ये आपसे क्वेश्चन पूछा तो हमने इसका उत्तर दिया सर ये चैप्टर खत्म होने दो फिर बता देंगे कितनी सेल होगी। यही बोलेंगे। तो फ्यूचर में सेल कितनी होगी इसका फोरकास्ट करने के लिए आज हमें रेग्रेशन अप्लाई करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, तभी आज पता चलेगा एस्टिमेटेड सेल। क्या बोलेंगे उसको, एस्टिमेटेड, एक्चुअल नहीं, एस्टिमेट सेल, एस्टिमेटेड सेल। क्यों एस्टिमेट बोला, क्योंकि एक्चुअल तो सर दोस्तों तब होगा ना जब एक्चुअल में सेल होगी। यहां तो अनुमान लगा रहे हैं, अनुमान कितनी हो सकती है, कितनी हो सकती है भाई, एस्टिमेटेड सेल बोल रही है, कितनी हो गई दैट इज एक्चुअल सेल। तो यहां पर मुझे दो बातों का मतलब बताना है, एक बताना है फोरकास्ट, फ्यूचर का अनुमान लगाना, फ्यूचर में अनुमान, आज अनुमान लगाना फ्यूचर में क्या पॉसिबल है, दैट इज कॉल्ड फोरकास्ट। आज अनुमान लगाना
कि फ्यूचर में कितनी सेल होगी, सेल की डिमांड में कर रहा हूं, सेल, उसको हम बोलते हैं फोरकास्ट करना। ठीक है दोस्तों, फोरकास्टिंग किसे बोलते हैं कि फ्यूचर में कितनी सेल होगी उसका अनुमान आज लगा दिया, तो आज जो लगाया वो दैट इज कॉल्ड फोरकास्ट। दूसरा मेरे को मतलब बताना है आपको, बेटा डिटेल में कराऊंगा, ऐसा डिटेल में कराऊंगा कोई नहीं करा सकता जैसे रेग्रेशन। फोरकास्ट से बात हमने दूसरा मतलब सीखा कि सर हमें ये बताओ कि एस्टिमेटेड और एक्चुअल में डिफरेंस क्या है। एस्टिमेटेड सेल, मुझे पता है कुछ स्टूडेंट को आ गया होगा, एस्टिमेटेड सेल का मतलब कि फ्यूचर में कितनी सेल हो सकती है, फ्यूचर में कितनी सेल हो सकती है, दैट इज कॉल्ड एस्टिमेटेड सेल। और एक्चुअल सेल, तो सर एक्चुअल सेल का मतलब क्या हुआ फिर, एक्चुअल सेल का मतलब भी बताओ। ठीक है सर, हम तो वही बता देंगे आपको, फ्यूचर में कितनी सेल हो सकती है या होगी, सर होगी, यस, फ्यूचर में कितनी सेल होगी वहां होता है एक्चुअल। फ्यूचर में कितनी सेल हो सकती है, भाई 1 लाख हो सकती है, 2 लाख हो सकती है, 3 लाख हो सकती है। फ्यूचर में कितनी सेल होगी एक्चुअल में या हुई, फ्यूचर में कितनी सेल होगी या हुई। मैंने कहा सेल तो सर 1500 हुई है, पर हमने तो अनुमान लगाया था कि 2 लाख हो जाएगी, तो 2 लाख जो अनुमान लगाया वो एस्टिमेटेड सेल हो गई, और जो हुई 1500 में एक्चुअल में वो एक्चुअल सेल होगी। आया समझ में आपको या नहीं आया। सर यहां भी रेग्रेशन चैप्टर खत्म नहीं होता, आओ आगे भी बढ़ते हैं अभी तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा, कंपनी आपसे क्वेश्चन पूछ रही है कि अगर मैं 150 करोड़ की एडवर्टाइजमेंट करा दूं तो फ्यूचर में मुझे कितने की सेल होगी, और ये निकालने के लिए मुझे जो करना पड़ेगा वो अप्लाई करना पड़ेगा रेग्रेशन। रेग्रेशन मुझे बता देगा, मैं आपको बताऊंगा आगे कैसे रेग्रेशन अप्लाई करना है, अभी के लिए समझो। रेग्रेशन हमें बता देगा कि अगर आज आप 150 करोड़ की सेल करोगे ना तो फ्यूचर में 150 करोड़ की एडवर्टाइजमेंट करोगे ना तो फ्यूचर में इतने की सेल हो सकती है दोस्तों, एक्चुअल नहीं बताएगा, पूरा स्टैटिस्टिक्स एस्टिमेशन पे चलता है, एक्चुअल में नहीं चलता। अनुमान लगा सकते हैं हम, एक्चुअल नहीं बता सकते, एक्चुअल तो कोई बता नहीं सकता भाई, जिंदगी में भगवान थोड़ी ना है हम, एक्चुअल नहीं बता सकते। एक्चुअल कब बताएंगे, जब एक्चुअल में होगा, तो अनुमान लगा सकते हैं। कंपनी पूछे ठीक है सर, तो मैंने कहा भाई अगर 150 करोड़ की सेल करोगे ना तो आपकी 7.5, 150 करोड़ की एडवर्टाइजमेंट करोगे ना तो आपकी 750 करोड़ की सेल हो जाएगी, ऐसा मैंने अनुमान लगा दिया। पर एक्चुअल में अलग हो सकता है, क्या पता 800 हो जाए और क्या पता 700 रह जाए। सारा समझ में क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अब जरा मेरा दूसरा क्वेश्चन सुनना दोस्तों, यहां रेग्रेशन खत्म नहीं हुआ, दूसरा क्वेश्चन। 7वां साल में आपसे कहते हैं, 7वें साल में हमें कहते हैं, 7वें साल 7th ईयर में फिर आपको बुलाया और आपसे कहा भाई आप मुझे बताओ अगर मैं 1000 करोड़ की सेल चाहता हूं, अगर मैं चाहता हूं, कंपनी आपसे बोल रही, कंपनी आपसे पूछ रही है, आप प्रोफेशनल हो, आपसे पूछ रही है कि बताओ सर अगर मैं 1000 करोड़ की सेल चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारी सेल 1000 करोड़ हुए तो हमें 1000 करोड़ सेल अचीव करने के लिए आज कितनी एडवर्टाइजमेंट करानी पड़ेगी, ये भी हमें रेग्रेशन बताएगा दोस्तों। आया समझ में नहीं आया। अगर आप 1000 करोड़ कमाना चाहते हो, सेल करना चाहते हो, अचीव करना चाहते हो, तो आज आपको कितनी एडवर्टाइजमेंट करनी पड़े जिससे आप 1000 करोड़ की सेल को अचीव कर लो। तो आज ये एडवर्टाइजमेंट का एस्टिमेशन जो लगाना पड़ेगा दैट इज कॉल्ड रेग्रेशन। रेग्रेशन हमें बताएगा कि सर आज आप ना इतनी एडवर्टाइजमेंट कर दो जिससे आप फ्यूचर में आने वाले टाइम में 1000 करोड़ की सेल अचीव कर सकते हो। तो रेग्रेशन आपको बताता है, ध्यान सुनो, ये 7वां क्वेश्चन भी लिख दूं मैं आपके लिए। भाई ये क्वेश्चन इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आप जब दोबारा रिवीजन करो तो आपको पता चले कि भाई ये कॉन्सेप्ट क्या कहता था। छठा, अगर कंपनी 1000 करोड़ की सेल
अचीव करना चाहती है, अगर कंपनी 1000 करोड़ की सेल अचीव करना चाहती है तो कंपनी को आज कितनी एडवर्टाइजमेंट करानी पड़ेगी, कितनी एडवर्टाइजमेंट करानी पड़ेगी। तो कंपनी को आज कितनी एडवर्टाइजमेंट करानी पड़ेगी। आंसर क्या बताए? आज कंपनी को जो एडवर्टाइजमेंट करानी पड़ेगी, एडवर्टाइजमेंट करानी पड़ेगी, आज कंपनी को जो एडवर्टाइजमेंट करानी पड़ेगी उसके लिए वो एस्टिमेटेड एडवर्टाइजमेंट हमें रेग्रेशन चैप्टर बताएगा। वो आज कंपनी को जो एडवर्टाइजमेंट करानी पड़ेगी 1000 करोड़ की सेल अचीव करने के लिए, वो हमें रेग्रेशन चैप्टर बताएगा कि कितनी एडवर्टाइजमेंट करानी है। रेग्रेशन चैप्टर बताएगा कि कितनी एडवर्टाइजमेंट करानी पड़ेगी। बात समझ में आई आपको? अब मैं आपको ये वाला पॉइंट समझाता हूं दोस्तों, ये मैंने ऐसा क्यों लिखा था। दोस्तों हर एक चीज का पीछे लॉजिक है। ये देखो, तीसरा पॉइंट क्यों लिखा और चौथा पॉइंट क्यों लिखा। तीसरा पॉइंट में क्या लिखा? अगर दो वेरिएबल के बीच में कोरिलेशन हुआ तभी रेग्रेशन अप्लाई होगा, और अगर दो वेरिएशन के बीच में कोरिलेशन नहीं, दो वेरिएबल के बीच में कोरिलेशन नहीं है तो वहां रेग्रेशन चैप्टर अप्लाई नहीं हो सकता। अब जरा आप समझ रहे ऐसा मैंने क्यों कहा। देखो, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है तब तो भाई बहुत अच्छी बात है, तब तो मैं कॉन्सेप्ट के लिए बताता हूँ। बट आपको अगर आप चाहते हो कि नहीं यार हमें आ जाए बस क्वेश्चन कर ले बस होता है, तो सर फिर तो आपका बेकार है पढ़ना। ठीक है, अच्छा सर आप तो बहुत आराम से पढ़ाते हो। सर आराम, चीजें जो समझ में आती है वो आराम से समझ में आती है, जल्दीबाजी में समझ नहीं आती। आप मेरी बात समझे, समझ में आ रहा है? आराम से जो चीज समझ में आएगी ना भाई, एक क्लास थ्योरी लगती थी, मैं 2 क्लास लगाने को तैयार हूँ, बट चीज अच्छे से समझ में आनी चाहिए। नहीं आएगी समझ में फिर क्या फायदा हम कंसेप्ट पढ़ने का, क्यों फायदा आपका ये क्लास खरीदने का। हरा समझ में, ध्यान समझ। अगर दो वेरिएबल के बीच में कोरिलेशन हुआ तभी रेग्रेशन अप्लाई है, ये पहले कहा था। अगर दो वेरिएबल के बीच में कोरिलेशन नहीं हुआ तो रेग्रेशन अप्लाई नहीं हो सकता। अब मेरी बात समझना, बनाना और ऑरेंज के बीच में कभी कोरिलेशन हो सकता है? अगर बनाना का प्राइस बढ़ाऊं तो ऑरेंज कितने बिक जाएगा? नहीं सर, ऑरेंज तो उतने का बिकेगा जितना पहले बिकता था। बनाना के प्राइस को बढ़ाने से ऑरेंज के प्राइस पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? और ऑरेंज का प्राइस अगर घटा दूं तो बनाना बढ़ जाएगा क्या, बिकना, या घट जाएगा? दोबारा समझते हैं। एक बनाना है, एक ऑरेंज है। मैंने कहा बनाना अभी 40 रुपए दर्जन बिकता है, ऑरेंज 50 रुपए बिकता है। बनाना का प्राइस 40 से बढ़ाकर मैं कर दूं 60 रुपए दर्जन, ऑरेंज की सेल बढ़ जाएगी क्या इससे? नहीं, ऑरेंज की सेल तो तब बढ़ेगी जब ऑरेंज का प्राइस घटाओगे या बढ़ाओगे। समझ आ रहा है? बनाना 40 से 60 कर दिया तो ऑरेंज की सेल घट जाएगी या बनाना की सेल घटेगी? सर बनाना की घटेगी। तो बनाना और ऑरेंज में रिलेशन है या नहीं है? नहीं है। बट अगर मैं बात करूं एडवर्टाइजमेंट की, जब सर रिलेशन ही नहीं है दोनों के बीच में, तो अगर मैं कहूं बनाना 60 की जगह 70 का बेचूं तो मुझे बताओ ऑरेंज कितने की बिक जाएगा? तो सब जब इनके बीच में रिलेशन ही नहीं है तो कैसे पता लगाएंगे कि 70 से, जब ये बनाना का प्राइस का चेंज ऑरेंज पे इफेक्ट ही नहीं कर रहा तो इसके प्राइस बढ़ाने से ऑरेंज कितने का हो जाएगा ये बता ही नहीं पाएंगे। तो ये तो तब बता पाएंगे ना जब क्या होगा कि ऑरेंज हो, इधर भी ऑरेंज हो, इधर ऑरेंज की सेल हो, इधर प्राइस हो, प्राइस और सेल में डिफरेंस हो। प्राइस अगर 50 है तो सेल होती है 500 ऑरेंज, प्राइस अगर 40 है तो सेल बढ़ जाती है, प्राइस अगर 30 है तो और सेल बढ़ जाती है, प्राइस अगर 60 है तो सेल कम हो जाती है। तो तब तो मैं बता भी सकता हूं कि भाई 60 पे कितनी की सेल होगी। प्राइस बड़ा था तो 500 थी, 40 था तो 600 हुई, 300 था तो 700 हुई। तो जैसे जैसे प्राइस घटा रहा हूं वैसे वैसे सेल 100 से बढ़ जा रही है। तो अब प्राइस मैंने
50 पे 500 था तो 60 पे कितना होगा, 400 होगा, तो बता सकता हूं ना। तो जहां पर कोरिलेशन होगा दो वेरिएबल के बीच में, वहीं तो रेग्रेशन अप्लाई हो सकता है। वहीं तो मैं कह सकता हूं कि अगर ऑरेंज का प्राइस 60 रुपए होगा तभी सेल, अगर 60 हुआ तो सेल कितनी होगी ये बताओ। तो ऑरेंज का प्राइस अगर 60 रहा तो सेल कितनी होगी, तो रेग्रेशन बताएगा। पर इनके बीच में, प्राइस और सेल के बीच में रिलेशन होना चाहिए पहले से, आ गया समझ में। इसलिए मैंने आपको कहा दोस्तों कि अगर किसी दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन नहीं है, अगर किसी दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन नहीं है तो वहां रेग्रेशन नहीं लग सकता। बनाना और ऑरेंज का, बनाना का प्राइस घटाऊं तो ऑरेंज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसमें रेग्रेशन नहीं है। तो ये मुझसे पूछेगा, फिर ये मुझसे अगर पूछे कि भाई अगर बनाना का प्राइस इतना कर दे तो बताओ ऑरेंज कितनी सेल होगी, तो भाई बता ही नहीं पाऊंगा मैं, क्योंकि जब उनके बीच में रिलेशन ही नहीं है तो कैसे बता दूं। तो मैंने अभी क्या कहा था, एडवर्टाइजमेंट और सेल के बीच में रिलेशन था, इस वजह से कोरिलेशन अप्लाई हुआ, और कोरिलेशन अप्लाई हुआ तो रेग्रेशन बता सकता हूं। रेग्रेशन क्या बताता है आपको कि अगर एक वेरिएबल है तो दूसरा वेरिएबल क्या होगा ये बताओ। अब मुझे बता दो क्या ये वेरिएबल इस पे डिपेंड है, हाँ भाई क्या मुझे y बता दो, y डिपेंड हो रहा है x पर, अगर x गिवन होगा तो y आएगा। अगर y, ध्यान सुनना, ये क्या था x, मुझे x निकालना है तो y मुझे पता होना चाहिए ना। तो यही मैंने पहले सिखा नहीं दिया आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में। मैं ये नहीं कह सकता अगर आपको y निकालना है तो y डिपेंड कितना है, y क्या है, सेल किस पे डिपेंड है, एडवर्टाइजमेंट पर। सेल किस पे डिपेंड है दोस्तों, एडवर्टाइजमेंट पर, और एडवर्टाइजमेंट क्या है, x, तो मैं कहूंगा y ऑन x, y डिपेंड है किस पे, x पे। बट ये भी तो हो सकता है कि मुझे x निकालना हो और y गिवन हो, तो मैं कहूंगा कि भाई x अब डिपेंड है किस पे, y पर, तो क्या बोल दूंगा, y ऑन x, सॉरी x ऑन y। आया समझ में। तो दोनों हो सकता है, नहीं हो सकता, इसलिए दूसरी लाइन की जगह छुड़वाई थी। यहां पर मैंने क्या लिखा, सेल इज डिपेंड ऑन एडवर्टाइजमेंट, सेल डिपेंड है, सेल बतानी है कितनी होगी अगर एडवर्टाइजमेंट मैं कितनी कर दूं, ध्यान सुनना, अगर एडवर्टाइजमेंट में कर दूं 150 करोड़ तो मुझे बता दो सेल कितनी होगी। बट अगर मैं यहां लिख दूं, ध्यान सुनना मैं क्या लिख रहा हूं, एडवर्टाइजमेंट कितनी कराऊं, एडवर्टाइजमेंट इज डिपेंड, किस पे डिपेंड है, डिपेंड ऑन सेल। अब ध्यान सुनो, ये भी तो पूछ सकता है कि अगर 1000 करोड़ की सेल करनी हो तो मुझे बताओ एडवर्टाइजमेंट कितनी करानी पड़ेगी, तो एडवर्टाइजमेंट किस पे डिपेंड हो रहा है, सेल पर। तो एडवर्टाइजमेंट को क्या माना था दोस्तों, एक्स माना था, याद है आपको एक्स। तो मैं बोलता हूं एक्स इज डिपेंड ऑन वाई, और अगर एक्स इज डिपेंड ऑन वाई है तो उसको लिख सकता हूं एक्स ऑन वाई। आ रहा नहीं आ रहा समझ में, एक्स ऑन वाई, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स इज डिपेंड ऑन वाई। तो मुझे बताओ एक्स क्या है और वाई क्या है। अब इस केस के अंदर एक्स हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंड है, डिपेंडेंट वेरिएबल किस पर, ऑन वाई, मतलब किस पे, सेल पर। जब सेल पता होगी तभी मैं एडवर्टाइजमेंट बता सकता हूं कि सेल इतनी की चाहते हो ना तो इतनी एडवर्टाइजमेंट कराओ। और वाई मतलब सेल क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा एक्स क्या है, डिपेंडेंट, और सेल क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लो भाई क्या आपको कौन सा समझ में आया नहीं आया। तो रेग्रेशन क्या बताएगा, हमें रेग्रेशन बताएगा अगर आपका एक वेरिएबल आपके पास है और उनके दोनों वेरिएबल के बीच में कोरिलेशन है तो बता देंगे अगला वेरिएबल क्या होगा एस्टिमेट से। अगर कोरिलेशन नहीं हुआ दो वेरिएबल के बीच में तो रेग्रेशन नहीं हो सकता। इसीलिए कोरिलेशन चैप्टर पहले पढ़ाया जाता है कि पहले आपको क्वेश्चन के अंदर दो वेरिएबल गिवन होगा। प्रैक्टिकल लाइफ में आपको क्या करना पड़ेगा, पहले दो वेरिएबल के बीच में बताना पड़ेगा कोरिलेशन लगाकर इन दोनों में रिलेशन है या नहीं है। फिर बोलेगा क्वेश्चन कि अगर ये वेरिएबल गिवन है ये वाला तो बताओ y कितना, अगर y गिवन है तो बताओ f कितना। तो यहां में रेग्रेशन लगाना पड़ेगा। आ रहा समझ में। तो रेग्रेशन तभी अप्लाई होगा जब कोरिलेशन होगा। लो भाई यहां देखो, अब इतनी बड़ी लाइन क्यों लिखवाई थी, ये जो लाइन लिखवाई है इसके लिए तो समझाया मैंने वो। इन प्रीवियस चैप्टर वी ऑलरेडी स्टडी कोरिलेशन, हमने कोरिलेशन पढ़ा। कोरिलेशन, इन कोरिलेशन चैप्टर वी डिस्कस द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल। हम कोरिलेशन चैप्टर में क्या डिस्कस करते हैं, दो वेरिएबल के बीच का रिलेशन। वेदर द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल इज परफेक्ट होता है, हाई होता है, मॉडरेट होता है या नो कोरिलेशन होता है। अगर नो कोरिलेशन आया तो वहां पर रेग्रेशन नहीं लगेगा, क्योंकि हम नहीं बता सकते, क्योंकि एक दो वेरिएबल आपस में डिपेंड नहीं करते होंगे। बट अगर कोरिलेशन हुआ, मतलब रिलेशन हुआ दो वेरिएबल के बीच में, तो हम बता देंगे कि एक वेरिएबल अगर इतना है तो दूसरा वेरिएबल कितना होगा। ये हम निकालने के लिए रेग्रेशन लगा। इन दिस चैप्टर वी हैव टू प्रिडिक्ट या फोरकास्ट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, किसकी, एक वेरिएबल की वैल्यू को प्रिडिक्ट करते हैं, गिवन द वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल। हम वैल्यू ऑफ वेरिएबल की तभी प्रिडिक्ट कर सकते हैं
हम यहां पर सेल तभी निकाल सकते हैं जब मुझे दूसरा वेरिएबल गिवन होगा, अनदर वेरिएबल गिवन होगा। यहां देखो, इन दी चैप्टर वी हैव टू प्रिडिक्ट, हमें प्रिडिक्ट करना पड़ेगा या फोरकास्ट करना पड़ेगा वैल्यू किसकी, एक वेरिएबल की, गिवन द वैल्यू ऑफ, गिवन होना चाहिए द वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल, दूसरे वेरिएबल गिवन होना ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल रिलेशन बिटवीन देम, और साथ में रिलेशन होना चाहिए। तो अगर हम एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू गिवन होना चाहिए और उस वैल्यू और उस वेरिएबल, दोनों वेरिएबल में रिलेशन होना चाहिए, फंक्शनल रिलेशन मतलब कोरिलेशन होना चाहिए। आया समझ में नहीं आया? और द स्टैटिस्टिक टेक्निक, तो यहां पर वो वेरिएबल जो आप प्रिडिक्ट करना चाहते हो उसके लिए लगानी पड़ेगी स्टैटिस्टिकल टेक्निक लगानी पड़ेगी ऑफ एस्टिमेटिंग और प्रिडिक्टिंग द अननोन वैल्यू, जो वैल्यू आप जानते नहीं, जो कि डिपेंड है ना, डिपेंड होगी नहीं होगी। एडवर्टाइजमेंट निकालना चाहते हो तो एडवर्टाइजमेंट किस पे डिपेंड होगी, सेल पर, तो सेल गिवन होगा तभी एडवर्टाइजमेंट आएगा, या आप सेल निकालना चाहते हो एडवर्टाइजमेंट गिवन होगा तो एडवर्टाइजमेंट गिवन होगा तभी सेल आ पाएगा। तो वैल्यू जो अननोन वैल्यू जो कि डिपेंड होगी, डिपेंडेंट वेरिएबल है किस पर, फ्रॉम नो वैल्यू पर, ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जो वैल्यू हम जानते हैं, मतलब हम एडवर्टाइजमेंट जानते हैं कि 125 करोड़ की है, तो बताओ सेल कितनी होगी, तो एडवर्टाइजमेंट क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इस वैल्यू के जानते हैं हम, इससे क्या करेंगे, हम अननोन वैल्यू निकालेंगे जो कि क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। ध्यान सुना, द स्टैटिस्टिक टेक्निक एस्टिमेटिंग प्रिडिक्टिंग द अननोन वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, जो अननोन वैल्यू होगी जो जानते नहीं है वो क्या होगी, डिपेंड होगी किस पर, उस वैल्यू पर जिसको जानते हैं, और वो वैल्यू क्या होगी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इज कॉल्ड रिग्रेशन। लो भाई, क्या समझ में आया नहीं आया? यही तो है स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन। सर उसको समझना भी तो जरूरी है, मैं आपको हिंदी में तो बता दिया हर चीज, पर स्टैटिस्टिक्स डेफिनेशन भी तो समझना बहुत जरूरी है। तो ऐसी थोड़ा ना हम आगे समझ पाएंगे, तो डेफिनेशन समझना बहुत जरूरी है। फालतू का हिंदी समझ लिया, तो मैंने वहां पर हिंदी में समझाया आपको नीचे इसलिए क्योंकि आप समझ लो, ये डेफिनेशन पढ़ो, डेफिनेशन देख लो कितनी तगड़ी है। अब तो मैंने समझा दिया कि आप अकेले पढ़ते हो समझ में आ जाती है डेफिनेशन, आप पढ़ते ही नहीं। तो चलिए स्टडी में यही होता है दोस्तों। देखो, स्टैटिस्टिकल टेक्निक लगाएंगे क्या करने के लिए, एस्टिमेट प्रिडिक्ट करने के लिए, कौन सी वैल्यू जो हम जानते नहीं है, और जो जब हम जानेंगे नहीं, जो वैल्यू हम जानते नहीं है वो डिपेंडेंट होगी किसी पे, और किस पे, जो हम जानते हैं, और जो जानते हैं वो इंडिपेंडेंट होगी। समझ में आ गया? तो एडवर्टाइजमेंट अगर 125 करोड़ की है तो जानते हैं और ये इंडिपेंडेंट है, और सेल कितनी होगी ये नहीं जानते और ये डिपेंडेंट है किस पे, एडवर्टाइजमेंट पे। ये कहता है, इसी को लगता है रेगुलेशन एनालाइज, इसको एस्टिमेट करना ही रेगुलेशन मेथड में आ गया। तो रेगुलेशन का सिंपल कंक्लूजन अगर मैं दूं तो क्या होगा, एक वेरिएबल डिपेंडेंट है किसी दूसरे पर, और दूसरा वेरिएबल हम जानते हैं, तो एक वेरिएबल निकालना ही, एस्टिमेट करना ही रेगुलेशन है। तो किसी एक वेरिएबल का एस्टिमेशन रेगुलेशन कहलाएगा जब वो एस्टिमेशन जो हम जानते हैं, जब हम वैल्यू एस्टिमेट कर रहे हैं, वो वैल्यू दूसरे पे डिपेंड होगी। दोस्तों 1 घंटे से हम पढ़ रहे हैं, 1 घंटा हो चुका है रेगुलेशन सीखने पे। अभी इसमें थ्योरी थोड़ी और रहती है, यहाँ तो मैंने आपको छोटी छोटी बातें सिखाई, थोड़ी थोड़ी रहती है। तो आगे कॉन्सेप्ट के अंदर, आगे नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट थ्योरी को पढ़ेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको समझाया कि भाई थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, आपको पहले समझना है कि आप रेगुलेशन पढ़ रहे हो तो क्यों पढ़ रहे हो। और मैं जब से स्टैटिस्टिक्स पढ़ाते हुए आया हूं आपको, आपने जब से पहली क्लास ली है मेरे से, तब से मैं आपको ये बताते हुए चल रहा हूं, कॉन्सेप्ट मैटर करता है, क्वेश्चन नहीं। अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, व्हाई रेगुलेशन, क्यों पढ़े भाई, क्यों पढ़ूं रेगुलेशन। तो रेगुलेशन पढ़ने के लिए आपको क्यों पढ़ना चाहिए, आप समझ में आ गया कि अगर आप कंपनी आपसे पूछ रही है कि एडवर्टाइजमेंट कितनी है तो सेल कितनी कराऊं, तो सेल कितनी हो जाएगी मेरी, अगर एडवर्टाइजमेंट मैं 125 करोड़ की कर रहा हूं तो सेल कितनी हो सकती है फ्यूचर में, उसको निकालने के लिए रेगुलेशन लगेगा। यस, अगर सेल में 1 करोड़ 1000 करोड़ चाहता हूं, इतनी मैं सेल करना चाहता हूं, तो कितने की आज मुझे एडवर्टाइजमेंट करानी पड़ेगी, तो ये निकालने के लिए भी रेगुलेशन लगेगा। और रेगुलेशन कहां लगेगा, जहां पर कोरिलेशन होगा किसी दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन नहीं हुआ तो हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपस में दोनों वेरिएबल इंडिपेंडेंट होंगे। एक डिपेंडेंट होना चाहिए, एक इंडिपेंडेंट हो, तभी रेगुलेशन निकल सकता है। और एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट तभी हो सकता है जब दोनों के बीच में रिलेशन हो। तो आज के इस लेक्चर के अंदर आपको बड़ा मजा आ रहा होगा, बड़ा समझ में मजा आया होगा कि रेगुलेशन, यार एक्चुअल में रेगुलेशन इसे कहते हैं। भाई हम तो बचपन से जो रेगुलेशन चैप्टर सीखते हुए आए, हम तो क्वेश्चन ही करते गए, हमें तो किसी ने बताया नहीं कि एक्चुअल में रेगुलेशन क्या है, क्या बताता है। ठीक है दोस्तों, तो कॉन्सेप्टली पढ़ो,
चाहे मैथ है, चाहे अकाउंट है, चाहे लॉ है, चाहे कुछ भी हो, कॉन्सेप्ट आपके अगर अच्छे हुए तो भैया आपकी चीजें बहुत अच्छी है। और मैं शुरू से ही स्टैटिस्टिक्स लेक्चर के अंदर शुरू से ही आपको कॉन्सेप्ट देते हुए आया हूं। ऐसा क्यों हुआ, क्यों मीन कैलकुलेट कर रहे हैं, क्यों मीडियन कैलकुलेट कर रहे हैं, क्यों स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, क्यों वेरिएशन निकाला, क्यों हम मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन करते हैं, क्यों हम सेंट्रल टेंडेंसी निकालते हैं, क्यों हम कोरिलेशन करते हैं, क्यों हम रिग्रेशन करते हैं। देखो दोस्तों हर एक चीज का लॉजिक है। आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। अच्छे से पढ़ते रहिए। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं आराम से देखिए, समझते हुए देखिए, नोट्स को उतारिए बहुत अच्छे से। वीडियो पसंद आई तो बिल्कुल मजा आया होगा आपको, मुझे पक्का बताना है। अगर आपने वीडियो ढंग से देखी होगी शुरू से तो आपको एक्चुअल में व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेग्रेशन ये पता चल गया होगा। दिस इज द फर्स्ट क्लास ऑफ रेग्रेशन। अभी थ्योरी और है और मुझे थ्योरी पढ़ानी है, उसके बाद मैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल में बढ़ूंगा। थ्योरी मैं छोड़ता नहीं भाई, थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो थ्योरी मुझे पढ़ानी है। अभी एक क्लास 1 घंटे की और लगेगी मुझे थ्योरी खत्म करने में रेग्रेशन की, तभी हम प्रैक्टिकल में पढ़ेंगे। और एक बार अगर प्रैक्टिकल चालू हो गया तो थ्योरी फिर देखते नहीं है, इसलिए थ्योरी को पहले ही क्लास में लपेट देते हैं। आया समझ में? तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में जाकर आप अपनी नेक्स्ट क्लास देख सकते हैं। अगर अभी देखनी अभी देख लो, वहां पर भी थ्योरी होगी। ठीक है, मैं तो कहूंगा नेक्स्ट क्लास अगले दिन देखना, जिससे आपको एक माइंड में थोड़ा स्ट्रेस ना रहे थ्योरी का। थैंक यू, बाय बाय।